नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। बीते 20 मई को छत्तीसगढ़ की ईओडब्ल्यू की ओर से जो ताबड़तोड़ शराब घोटाले मामले में छापेमारी की गई वो संख्या 39 की थी। एक साथ 39 जगह पर छापेमारी क्या मायने रखती है? इससे पहले कांग्रेस और कवासी लखमा से जुड़े हुए 13 नेताओं के घरों पर छापेमारी हुई थी। यहाँ से जो बातें निकल कर आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। क्या यह अजब संयोग था कि भूपेश बघेल ने जिस अनपढ़ व्यक्ति को उद्योग मंत्री बनाया उसे ही शराब मामलों का यानी आबकारी मंत्री बनाया। और अब जो नई जानकारी आ रही है, जो बीते 20 मई को छापेमारी हुई उसमें कई उद्योगपति शराब घोटाले के पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आप सोचिए, महाराष्ट्र के थाने में बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट हुआ है। इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है जिसका अनुमान लगा पाना फिलहाल मुश्किल है। कवासी लखमा जो खुद को अनपढ़ बता रहे थे, सीधे तौर पर इनके तार नक्सलियों से जुड़े हुए बताए गए। झीरम कांड के बाद जिस तरह का संदिग्ध रवैया कवासी लखमा का था वो बेहद हैरान करने वाला था। यदि कवासी लखमा की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर गौर किया जाए तो 1998 में जब पहली बार ये विधायक बने थे, उसके बाद से वो अजीत जोगी के खासम खास रहे। उतने ही खासम खास जैसे कि झीरम कांड से ठीक पहले अजीत जोगी उस यात्रा के एन पहले अचानक वहां से चले गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन कवासी लखमा पकड़े गए तो नक्सलियों ने उन्हें छोड़ दिया तो उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वक्त बदला, राजनीति बदली, बहुत कुछ बदला। कवासी लखमा पूरी तरह एक्सपोज हो चुके थे। ऑन कैमरा चरणदास महंत के सामने वो स्वीकार कर रहे थे कि उन्होंने ही झीरम का रास्ता बदलवाया था। वो झीरम हत्याकांड जिसमें बसवा राजू मौजूद था, फिलहाल 1.5 करोड़ का वो इनामी मारा गया है। उसकी मौत के बाद जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक तरह से नक्सलवाद का सफाया होता नजर आ रहा है, वैसे ही क्या कवासी लखमा की राजनीति का भी सफाया हो जाएगा? और क्या कवासी लखमा से जुड़े हुए लोग भी अब आगे सार्वजनिक जीवन में वैसे नहीं रह पाएंगे जैसे कि पहले मौज किया करते थे? रंगे हाथों पकड़े गए हैं, ढेर सारे दस्तावेज मिले हैं। जो नई जानकारी मिली है उसके अनुसार आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने जो 39 ठिकानों पर छापेमारी की थी, उसके बाद तमाम संदिग्ध आचरण वालों को नोटिस जारी कर पूरे कागजात के साथ अपने कार्यालय बुलाया। एक एक कर अपने स्टाइल में सबसे पूछताछ की गई। अलग अलग की गई इन पूछताछ से मनोवैज्ञानिक तरीका चुना गया। संदेह के घेरे में आए लखमा के तमाम करीबियों को ये कड़ी ताकीद दी गई कि तुम बिना अनुमति छत्तीसगढ़ के बाहर पैर नहीं रख सकते। हमारे पास जो ताज़ा इनपुट आ रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। भूपेश बघेल के बेहद करीबी हो चुके या करीबी बना दिए गए कवासी लखमा कनाडा गए थे। एक अनपढ़ मंत्री जो खुद स्वीकार कर चुके थे कि वो अनपढ़ हैं, उनसे तो त्रिपाठी शराब घोटाले मामले में हस्ताक्षर करवाया करता था। ये अनपढ़ मंत्री कवासी लखमा कनाडा जाकर अंग्रेजी में लिखे हुए पेपर में हस्ताक्षर करते हैं, एमओयू पे साइन करते हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए नीति निर्धारक के रूप में, अनपढ़ मंत्री के रूप में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं कवासी लखमा को जब 2-2 करोड़ हर महीने दिए जा रहे थे, जैसा कि अरुणपति त्रिपाठी जो इस वक्त लंबे समय से जेल में हैं, उन्होंने साफ तौर पर पूछताछ में बताया कि कवासी लखमा को हर महीने 2 करोड़ मिलते थे। 36 महीनों का तो हिसाब मिल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के थाने में जो संपत्ति बनाई गई है उसका हिसाब नहीं दिया गया है। और ढेर सारे ऐसे हिसाब उनसे लेने हैं जो कवासी लखमा के बेहद करीबी थे। दरअसल राजनीति में कई ऐसे लोग होते हैं जो खुद को बड़ा सरल और सीधा बताते हैं, लेकिन काफी चतुर होते हैं। अपनी लंबी पत्रकारिता में मैंने ऐसे लोगों को करीब से देखा है, लेकिन खुद को अनपढ़ बताकर कवासी लखमा ने जो चतुराई दिखाई वो चतुराई अब पकड़ी गई है। अब उनके करीबी रायपुर के कंस्ट्रक्शन कारोबारी और कांग्रेस नेता जी नागेश्वर राव और उसका भाई जी श्रीनिवास राव, कमलेश नाहटा जो दंतेवाड़ा के हैं, इसके अलावा के राजकुमार तामू, अंबिकापुर के कपड़ा कारोबारी अशोक अग्रवाल और उसके भाई मुकेश अग्रवाल, सुकमा के राजेश नारा, जयदीप भदौरिया, हार्डवेयर कारोबारी अनीश बोथरा, शेख बशीर अहमद बशीर, जगदलपुर के प्रेम मिगलानी को अपने कार्यालय बुलाकर ईओडब्ल्यू ने अपने स्टाइल पे पूछताछ की। लेकिन लखमा के करीबी कुछ ज्यादा चालाकी दिखा रहे थे। अधूरे पेपर लेकर आए थे, उन्हें समझा दिया गया है पूरे पेपर लेके आओ, नहीं तो उन्हें ढंग से पूरा कर दिया जाएगा। बीते 4 महीने से जेल में परेशान कवासी लखमा धीरे धीरे कई राज उगल चुके हैं। आने वाले दिनों में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होगी तो कोई हैरानी नहीं होगी। कवासी लखमा के बताए जाने के बाद ही लगातार छापेमारी का सिलसिला बढ़ रहा है। कई कारोबारी और उद्योगपतियों की गिरफ्तारी के बाद
कई नेता परेशान हैं। कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया गया है इसकी जानकारी भी सामने आ चुकी है। जिन उद्योगपतियों और कारोबारियों को पकड़ा गया है वह भी सारी बातें साफ साफ बता रहे हैं। अब यह गहराई से समझना होगा कि लखमा के अलावा एक दूसरा गुट था जो लखमा से सब करवा रहा था, जो फिलहाल जेल में है। उनके करीबियों के यहाँ जो भिलाई से जुड़े हुए कारोबारी थे, उनके यहाँ जिस तरह की छापेमारी हुई और वहां से जो बरामदगियां हो रही है, जिस तरह से अकेले अकेले उनसे पूछताछ हो रही है, उसके तार सीधे तौर पर भूपेश बघेल से जुड़ते नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल भी भिलाई के रहने वाले हैं और उनसे इन कारोबारियों के क्या संबंध थे, इसे भी तलाशा जा रहा है। समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर 20 मई को जो छापेमारी हुई उसमें दुर्ग, भिलाई, महासमुंद और धमतरी में जो छापेमारियां हुई थी उसमें जेल में बंद अनवर ढेबर और अरविंद सिंह के करीबी चैन के नींद सो नहीं पा रहे हैं। भिलाई के उद्योगपति अशोक अग्रवाल, उनके भाई विनय अग्रवाल, बंशी अग्रवाल, सुरेश केजरीवाल और होटल आशीष इंटरनेशनल के संचालक आशीष गुप्ता, स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय गोयल, मनीष जैन, धमतरी के लोहा कारोबारी सौरभ अग्रवाल को नोटिस देकर ईओडब्ल्यू कार्यालय में तलब किया गया है। जिस वक्त भिलाई के उद्योगपतियों कारोबारियों के छापेमारी हो रही थी तब गोविंद मंडल मौके से गायब हो गए, तो उनके घर 303 विठलपुरम भिलाई 3 के बाहर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने ये नोटिस चस्पा किया है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि वो धारा 420, 471 और 120B के मामले में पूछताछ के लिए वांछित है। गोविंद मंडल ने कम समय में ढेर सारे पैसे बनाए। उन्होंने कम कीमत दिखाते हुए कुछ फैक्ट्री और पेट्रोल पंप भी खरीदे हैं। ऐसी ढेर सारी जानकारियां गोविंद मंडल के बारे में आ रही है। हम आने वाले अंक में इस बारे में भी कुछ बड़े खुलासे करेंगे। ईओडब्ल्यू किस तरह से पूछताछ करती है ये बातें आम लोगों को नहीं पता, लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि 3rd डिग्री को छोड़कर वो सारी जोर आजमाइश हो जाती है जहां गूंगा भी बोलने लगता है। जब कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा जाता है, आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाती है और सबूत पेश किए जाते हैं, तो 3 स्टार और 5 स्टार फैसिलिटी वाले ये उद्योगपति तोते की तरह बोलने लगते हैं। ऐसी पूछताछ में पता चला कि कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा और जी नागेश्वर राव के माध्यम से थाने में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है। पूरी प्रॉपर्टी कितने की है, क्या सिर्फ थाने में ही है या कहीं और भी है, वो ढेर सारी जानकारियां हम तक चल कर आ रही है। हम गहराई से आखिर इस बात को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कवासी लखमा ही थे जो खुद को अनपढ़ बताकर उन पेपर में हस्ताक्षर कर चुके थे जहां से FL10 का परिवर्तन जुड़ा हुआ था, और कवासी लखमा को जो चला रहे थे यानी भूपेश बघेल आखिर इस मामले में अभी तक कैसे बचे हुए हैं। उनके यहाँ भी ईडी की छापेमारी हुई। अक्सर भूपेश बघेल ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि उनके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। दरअसल भूपेश बघेल को यह गलतफहमी हो गई है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले सरकारी जमीन हड़पने वाले मामले के वो आरोपी रहे और उसके बाद सेक्स सीडी वाला मामला आया, उसमें भी वो बख्श दिए गए। जनता की अदालत में विधानसभा चुनाव के बाद जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो उनकी ये गलतफहमी खुशफहमी में बदल गई और भूपेश बघेल को शायद अभी तक यही खुशफहमी है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें यदि जेल भेजा गया तो वो और बड़े नेता बनके उभरेंगे। तो ऐसे माहौल में लगता है कि भूपेश बघेल की ये खुशफहमी या गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो सकती है। अगले महीने यानी 17 जून को CBI की कोर्ट में एक रिवीजन पर बहस होगी। आने वाली 17 जून की तारीख का इंतजार भूपेश बघेल को भी होगा। फर्जी सेक्स सीडी वाले मामले में CBI की रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई होने जा रही है। अकेले CBI ने ही रिवीजन पिटीशन नहीं दायर की है, बल्कि 4 और भी रिवीजन पिटीशन इस मामले में दायर की गई है, जिसमें भूपेश बघेल के पुराने करीबी और सेक्स सीडी मामले के आरोपी विनोद वर्मा, कैलाश मुरारका और विजय भाटिया की ओर से भी CBI कोर्ट के विरुद्ध पेश रिवीजन याचिका पर अंतिम बहस होने वाली है। CBI की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि भूपेश बघेल के खिलाफ मामला बनता है, इसलिए भूपेश बघेल को फर्जी सेक्स सीडी वाले मामले में जो मुक्त कर दिया गया है वह सही नहीं है। जब जब छत्तीसगढ़ की राजनीति में फर्जी सेक्स सीडी वाले मामले का जिक्र होता है तो 24 अक्टूबर 2018 की वो तारीख भी याद आती है जिस दिन वो फर्जी सेक्स सीडी वायरल हुई थी, जिसमें उस समय के मंत्री राजेश मूणत का चेहरा एक बूढ़े आदमी की जगह लगा दिया गया था। उस फर्जी सेक्स सीडी को पहली नज़र में यही माना जा रहा था कि उस वीडियो में राजेश मूणत ही
आपत्तिजनक अवस्था में है, लेकिन जब तक धीरे धीरे पोल खुलती उससे पहले भूपेश बघेल ने वो फर्जी सेक्स सीडी पत्रकारों को बांट दी थी। इसी मामले में भूपेश बघेल दोष मुक्त पाए गए हैं। इसी के विरुद्ध रिवीजन प्रस्तुत किया गया है। इस मामले में गौर करने वाली बात यह है कि विनोद वर्मा रंगे हाथों पकड़े गए थे। उनके पास से बड़ी मात्रा में वो फर्जी सेक्स सीडी बरामद की गई थी। जांच में यही बातें सामने आई। बावजूद इसके भूपेश बघेल ने बड़ी ही बेशर्मी से विनोद वर्मा को अपना पॉलिटिकल एडवाइजर बना दिया। जब तक वो मुख्यमंत्री थे, शुरुआत में उन्होंने विनोद वर्मा को ओएसडी बनाया, बाद में विशेष सचिव का दर्जा दिया और इस पर भी मन नहीं भरा तो उन्हें कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दे दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में राजनीति का स्तर कितना निचला और कितना छिछला होते जा रहा है। ऐसे माहौल में आम आदमी भला राजनीति से कैसे जुड़ेगा? लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। अच्छे लोग राजनीति में आते नहीं हैं, वो बुरे लोग कब्जा कर लेते हैं, जेल में बैठ के चुनाव लड़ लेते हैं। ऐसे में राजनीति नाहक ही बदनाम होती है। अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग राजनीति में काबिज रहेंगे। देश और समाज का ऐसे में हित कैसे होगा? इसलिए अच्छे लोग को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी किसी बड़े मुद्दे के साथ, किसी नए खुलासे के साथ बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ। नमस्कार।